Assalamu alaikum students. My name is Hamad Mustafa and I am going to teach you chemistry 9th class. The topic is Rutherford atomic model. तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी। इसको दो नामों से हमेशा लिखा जाता है या पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इंट्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट 1911 में परफॉर्म किया और इसने अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग इसने एटम का स्ट्रक्चर पेश किया, एटॉमिक स्ट्रक्चर। फिर सुन लें, 1911 में 1911 में रदरफोर्ड ने क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। उसने इस एटम का स्ट्रक्चर कैसे बयान किया या उसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे की, तो हम अब उसको डिस्कस कर लेते हैं कि डिस्कवरी कैसे हुई। आपको साथ डायग्राम भी शो हो रही होगी। तो डायग्राम के मुताबिक सबसे पहले रदरफोर्ड ने क्या किया कि हीलियम के न्यूक्लियाई लिए, ही पुट सम हीलियम न्यूक्लियाई। इसने हीलियम के न्यूक्लियाई लिए जिनको आप डायग्राम में इस किस्म से शो हुआ देख सकते हैं। उसने ये हीलियम के न्यूक्लियाई कहाँ से लिए? इसने ये हीलियम के न्यूक्लियाई लिए रेडियम एंड पोलोनियम। रेडियम और पोलोनियम से ये इसने इन दोनों से इसने हीलियम के न्यूक्लियाई लिए। इसने क्या किया कि इन हीलियम के न्यूक्लियाई को इसने बम्बार्ड किया, इसने इन हीलियम के न्यूक्लियाई को बम्बार्ड किया किस चीज़ के ऊपर? ही बम्बार्डेड देम ऑन गोल्ड फॉइल। उसने इन्हें एक गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड किया और इस गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस थी वो 0.00004 सेंटीमीटर थी। अब जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि इसने हीलियम के न्यूक्लियाई को गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड किया, तो क्या हुआ? इसने दो ऑब्जर्वेशंस में क्या था? सबसे पहले इसने कहा कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, पहली इसकी जो ऑब्जर्वेशन थी, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल, कि ज़्यादातर जो पार्टिकल्स थे वो फॉइल से पास हो गए और टोटल जो पार्टिकल यहाँ पे यूज़ हुए वो थे 20,000 पार्टिकल्स। अब जो सेकंड इसने बनाई, आपको डायग्राम में ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो सेकंड में ये क्या कहता है? इसने कहा कि सम रीबाउंड्स का मतलब है कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये पॉइंट है, तो कुछ ऐसे थे जो इस पॉइंट पे टकराए और उसी एंगल पर वापस चले गए। ठीक है, सम रीबाउंड्स एंड सम, और कुछ क्या हुए? डिफ्लेक्ट हो गए। किस जगह डिफ्लेक्ट हुए? डिफ्लेक्ट एट लार्ज एंगल, एक लार्ज एंगल पे वो क्या हो गए? डिफ्लेक्ट हो गए। जिस तरीके से आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, आपको दो किस्म की चीज़ें नज़र आ रही, तीन किस्म की लाइन्स नज़र आ रही होंगी। एक लाइन जो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, ये लाइन कौन सी है? ये वो पार्टिकल हैं जो उसके अंदर से पास हो गए हैं और आपको यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट जो कि लास्ट पे लगी होती है उसमें आपको शो हो रहे हैं। और कुछ ऐसे थे कि जो इसके ऊपर टकरा कर बिल्कुल एक फेयर एंगल, यानी कि रीबाउंस हो गए, वापस उसी एंगल पे वापस चले गए। और कुछ ऐसे थे कि जो टकराए तो सही मगर एक लार्ज एंगल पर वो क्या हो गए? वहाँ से डिफ्लेक्ट हो गए।
तो इसके बाद हमारे पास रदरफोर्ड ने कुछ प्रॉपर्टीज़ या समझ लें कि उसने कुछ अपने रिजल्ट्स पेश किए, तो हम उनको डिस्कस। स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड ने जो आपको रिजल्ट्स दिए, उन रिजल्ट्स में सबसे पहला जो है वो कहता है कि मेजर पोर्शन ऑफ एटम इज़ एम्प्टी, कि एटम का जो मेजर पोर्शन है वो क्या है, एम्प्टी है। इसका क्या मतलब है? बिकॉज जब उसने हीलियम के न्यूक्लियाई को, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जब उसने हीलियम की न्यूक्लियाई को गोल्ड फॉइल के ऊपर फेंका तो ज़्यादातर जो पार्टिकल्स थे वो उसके अंदर से निकल गए, जो कि ये शो करवाते हैं कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कुछ भी नहीं है, वो जो रेज हैं वो खाली जगह से पास आउट हो गई। तो सेकंड नंबर पे वो कहता है सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, कि आपके पास जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर है, मींस न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि हीलियम के जो न्यूक्लियाई थे उन पर भी पॉजिटिव चार्ज था, और पॉजिटिव हमेशा, क्योंकि ये रीबाउंड्स हुए थे और रिपेल हुए थे एक हिसाब के, तो क्या हुआ कि अगर ये पॉजिटिव चार्जेस पर टकराएंगे तभी ये वापस आएंगे। तो यहाँ से इसने कहा कि ये सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है। दूसरा उसने कहा कि जो आपके पास न्यूक्लियस है वो क्या है, डेंस एंड हार्ड है, वो बहुत ज़्यादा डेंस और हार्ड है, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स कंप्लीट रीबाउंस हुए थे। न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल, कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटे साइज़ का है। इसको भी आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो ज़्यादातर पार्टिकल्स थे वो पास आउट हो गए, और तो कुछ ही थे जो न्यूक्लियस पर टकराए, मतलब न्यूक्लियस एक छोटा पार्टिकल है। उसके बाद वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं। एटम इज़ न्यूट्रल, और सेकंड लास्ट पे वो कहता है कि एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स सेम मिकदार में होंगे, जितने प्रोटॉन्स होते हैं एक एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दोनों मिलकर एटम को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल। हम एक मिसाल के तौर पे कहते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें इस साइड पर 2 प्रोटॉन्स हैं तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। मीन्स ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, इसका कोई भी चार्ज इस पर नहीं होगा। उसके बाद वो कहते हैं न्यूक्लियस के अंदर या एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के अलावा जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन्स। ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ये सेकंड लास्ट वाले दोनों क्या हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जहाँ पर रदरफोर्ड ने हमें एटम का एक कंप्लीट मॉडल पेश किया, वहाँ पर इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, मींस उसके कुछ डिफेक्ट्स थे। तो सबसे पहला जो डिफेक्ट था, अब रदरफोर्ड ने कहा कि अगर एक एटम मुकम्मल तौर पर हर वक्त मूवमेंट कर रहा है तो क्या होगा कि वो हर वक्त अपनी एनर्जी लूज़ करता रहेगा और अल्टीमेटली वो क्या होगा, न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा और क्या होगा, एटम शुड कोलैप्स, मींस एटम तबाह हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, और इसकी वजह हम इंशाल्लाह बोहर्स एटॉमिक मॉडल में नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद वो कहता है कि हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, मींस लाइट इमिट हो रही है कंटिन्यूसली लाइट इमिट हो रही है, तो हमें एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, बट ऐसा नहीं था, हमें एक लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व हुआ। तो स्टूडेंट्स